Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class. This is your chemistry teacher from Army Public School, the Mial campus. And for today's lecture, we are going to discuss chapter number 6 and page number 117. First topic जो है वो है solubility. Define solubility. The amount of the solute that dissolves in 100 gram of a solvent at a particular temperature is called its solubility. किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है सॉल्यूट का, इसको आप क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी कहते हैं. एक एग्जांपल मैं आपको बताऊंगी. फॉर एग्जांपल एक कप वाटर है, उसमें आपने रूम टेम्परेचर पर उसमें आपने सोडियम क्लोराइड जो कि है नमक, सॉल्ट, वो आप डिसॉल्व कर रहे हैं. 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून डिसॉल्व करते जा रहे हैं. एक टाइम आएगा कि उसमें और ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगा. पर्टिकुलर टेम्परेचर का मतलब ये है कि एक टाइम आएगा कि उसके बाद उसमें वो डिसॉल्व नहीं होगा. उसके वक्त उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? हाईएस्ट पॉइंट पर है. जब आप उसका टेम्परेचर अब चेंज कर देंगे, अब आपने उसको हीट कर दिया, उसको आप गर्म कर रहे हैं, तब उसमें सॉल्युबिलिटी उसकी और क्या हो जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी या कम होती जाएगी. तो ये होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिसॉल्व हो सकता है पानी में, सॉल्वेंट में, उसको आप क्या कहते हैं? उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी कहते हैं. सही हो क्या? Now next question is explain the solubility and solute solvent interactions with examples of the hydrogen bondings between water and methanol molecules and or you can say that how methanol and water are miscible. आप जब बात करते हैं solubility की, कोई भी चीज पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में उस वक्त सॉल्युबल हो सकती है जब उनके बीच में इंटरेक्शन हो. वो कौन सा इंटरेक्शन होता है? दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन. अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरेक्शन नहीं होगा तो सॉल्युबिलिटी भी नहीं होगी. सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी? नहीं होगी. तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन हमेशा क्या होता है? जो कि एक जैसे अगर हैं, लाइक डिसॉल्व्स इन लाइक, अगर दोनों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बॉन्डिंग या उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं अगर वो एक जैसी हैं, केमिकल बॉन्डिंग एक जैसी है, तभी वो क्या हो सकता है? उनके बीच में इंटरेक्शन हो सकती है, तभी वो सॉल्युबिलिटी हो सकती है. अब इस बात का क्या मतलब है? लाइक डिसॉल्व लाइक. इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आपने मेथनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH. उसमें क्या होता है? OH है. OH का मतलब कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है. और वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O. उसमें भी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, तो वो भी वाटर बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है. मेथनॉल एंड वाटर बोथ कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसीलिए ये दोनों एक जैसे हैं, पोलर कंपाउंड्स हैं, इसीलिए ये डिसॉल्व एक दूसरे में हो सकते हैं. और मेथनॉल एंड वाटर आर मिसिबल. मिसिबल का मतलब होता है सॉल्युबल, सही है. और इमिसिबल का मतलब क्या होगा? इनसॉल्युबल. अब फर्स्ट क्वेश्चन जो था कि मेथनॉल एंड वाटर आर सॉल्युबल, क्यों सॉल्युबल है? Methanol readily dissolves in water. To find the reasons, look into the nature of intermolecular forces among their molecules. Water molecules are polar. Two hydrogen atoms bonded to an oxygen atom are slightly positively charged, and oxygen atom has a slight negative charge. Water molecules form hydrogen bonds with one another. Methanol molecules are also polar and exhibit hydrogen bonding. This means water and methanol molecules have similar structures and intermolecular forces. They can form hydrogen bonds with each other. ये आपके पास क्या है? H2O. वाटर का मॉलिक्यूल हो गया ये वाला HOH, और इसके बाद ये CH2OH. ये कौन सा मॉलिक्यूल हो गया? मेथनॉल का मॉलिक्यूल हो गया. तो मेथनॉल का ऑक्सीजन एंड वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है, इनके बीच में बॉन्डिंग बन सकती है ना. इस पे पॉजिटिव चार्ज है एंड इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है. इनके बीच में इंटरेक्शन होगी, पोलर अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस वजह से इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग. जब बॉन्ड बन जाएगा इसका मतलब है कि वो इसमें सॉल्युबल हो गया. अगर बॉन्ड नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि वो सॉल्युबल नहीं है. तो मेथनॉल एंड वाटर आर मिसिबल. इसकी रीजन अब आप क्या लिखेंगे? क्योंकि बोथ एग्जिबिट हाइड्रोजन बॉन्ड्स. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शंस विद द एग्जांपल ऑफ अट्रैक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स, और एक्सप्लेन द अट्रैक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयंस फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स. क्या है? सिमिलरली ग्लूकोज whose molecule has
OH bond is very soluble in water. When you place a crystal of sodium chloride in water, it dissolves sodium chloride in an ionic compound. सोडियम क्लोराइड NaCl को जब डिसॉल्व किया तो क्या चीज बन गई, एक Na+ और दूसरा Cl नेगेटिव आयंस बन गए। अब क्या होगा कि जब आपने इसको पानी में डिसॉल्व किया, वाटर के मॉलिक्यूल्स में मैंने आपको बताया था ना, हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज होता है प्लस, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है माइनस। तो क्या होगा कि इसका जो प्लस है, सोडियम का जो प्लस है वो वाटर के ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट करेगा और जो इसका नेगेटिव है वो पॉजिटिव के साथ इंटरेक्ट करेगा। इस तरीके से उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बन जाएंगी और उन्हीं बॉन्डिंग की वजह से NaCl पानी में सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई गैसोलीन एंड ऑयल्स डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। अब गैसोलीन और ऑयल को अगर आप पानी में डिसॉल्व करते हैं, आपने उसको चम्मच से हिला दिया तब तो वो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन जैसे ही आप स्पून को हटाएंगे तो ऑयल की एक लेयर बन जाती है ऊपर पानी के सरफेस पे। ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स पे कौन कौन से चार्जेस हैं, प्लस एंड नेगेटिव चार्ज हैं, दैट मींस कि वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, जबकि ऑयल्स एंड गैसोलीन आर नॉन पोलर इन नेचर। अब वो नॉन पोलर है और ये पोलर है। गैसोलीन और ऑयल पे कोई चार्ज नहीं होता। जब इन दोनों पे कोई चार्ज नहीं है तो पानी में ये क्या हो सकता है, डिसॉल्व नहीं हो सकता। यही रीजन होगी कि उनके बीच में बॉन्ड नहीं बन सकता। जब बॉन्ड नहीं बन सकता तो वो डिसॉल्व भी नहीं होगा। नेक्स्ट आपके पास सेल्फ असेसमेंट है पेज नंबर 119 पर, सेल्फ असेसमेंट 6.8। फर्स्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज बोथ आर सॉल्युबल इन वाटर बट द सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इज ग्रेटर देन ग्लूकोज, एक्सप्लेन व्हाई। The solubility of sodium chloride in water is far greater than that of glucose. This is due to the fact that attraction of sodium and chloride ions with water is greater than that of glucose molecules with water. अच्छा, अब इसमें ये है कि सोडियम एंड क्लोराइड है तो इस पे हर एक मॉलिक्यूल के जितने आयंस बनेंगे, सोडियम एंड क्लोराइड ज्यादा आयंस बनेंगे, तो जितने ज्यादा आयंस होंगे उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। जबकि ग्लूकोज में एक आयन बनता है OH का, तो इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। और इसकी सेकंड रीजन ये भी है कि सोडियम क्लोराइड का साइज छोटा होता है जबकि ग्लूकोज एक हायर मॉलिक्यूलर होता है, इस वजह से इसका साइज ज्यादा होता है और वो उस पानी में उस तरह सॉल्युबल नहीं होता है। In which liquid of each of the following pairs you would expect KCl and ionic solid to be more soluble? किसमें KCl ज्यादा soluble होगा, H2 और CCl4, कैल्शियम कार्बोनेट। वाटर के मॉलिक्यूल्स जो कि हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब कि इसका पोलर नेचर है, पोलैरिटी है, पोलर मॉलिक्यूल है, breaks the crystal lattice in between potassium and chloride, therefore potassium chloride dissolves in water according to the general principle like dissolves like, as water is polar solvent and carbon tetrachloride is non polar, तो वो उसमें क्या होगा, soluble नहीं होगा। उसके बाद है मेथनॉल और बेंजीन में क्या है, मेथनॉल एंड बेंजीन, मेथनॉल और बेंजीन दोनों ही नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन बेंजीन में जो है OH प्रेजेंट नहीं होता, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, जबकि मेथनॉल में OH प्रेजेंट है तो OH की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो KCl में मेथनॉल प्रेजेंट हो सॉल्युबल होगा लेकिन बेंजीन सॉल्युबल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द लिक्विड्स आर मिसिबल। अब मिसिबल का मतलब क्या है, सॉल्युबल। ये साइड पर आप लिख भी लें कि कौन कौन सा पेयर जो है वो सॉल्युबल होगा। वाटर और बेंजीन, मतलब पानी में अगर आप बेंजीन डिसॉल्व कर दे तो वो सॉल्युबल हो सकता है, नो। इसका आंसर है नो। क्यों? क्योंकि वाटर पोलर मॉलिक्यूल है और बेंजीन क्या है, नॉन पोलर, तो ये सॉल्युबल नहीं है। एंड ऑयल एंड बेंजीन, ऑयल नॉन पोलर है, बेंजीन भी नॉन पोलर है, तो ये दोनों सॉल्युबल हैं, यस है इसका आंसर। और उसके बाद है बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन भी नॉन सॉल्युबल है, नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है, तो ये दोनों भी सॉल्युबल हैं एक दूसरे में, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन है वो है पेज नंबर 119 पर, सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर का आपने वेरिएशन बताना कि कंपाउंड्स पर, मॉलिक्यूल्स पर अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं उसका सॉल्युबिलिटी पर क्या असर होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि सोडियम क्लोराइड है, लाइक सोडियम क्लोराइड का तो कोई इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर पर। आप कोई और एग्जांपल ले लें, फॉर एग्जांपल KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड। अब इसमें क्या है कि जैसे आपने इसका टेम्परेचर कम किया तो सॉल्युबिलिटी भी कम होगी,
लेकिन जैसे जैसे ये देखें एक्स एक्सिस पर क्या है, टेम्परेचर है। इसको ग्राफ को समझने के लिए हमेशा आप ये देखें कि जो एक्स एक्सिस पर जो भी वैल्यू होती है उसका इफेक्ट होता है, और जो यहाँ वाई एक्सिस पर होता है वो वेरिएबल होता है। यहाँ पे क्या है, सॉलिबिलिटी। टेम्परेचर आपका पहले 0 था, फिर 10 डिग्री सेल्सियस, फिर 20, फिर 30, 40, 50 एंड सो ऑन आप इंक्रीज करते जा रहे हैं। और इस साइड पे इसकी सॉलिबिलिटी भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अब एक एक मॉलिक्यूल का अगर आप देखें तो इसका क्या इफेक्ट है। सबसे पहले अगर आप देखें सोडियम क्लोराइड का, सोडियम क्लोराइड की ये लाइन है, सोडियम क्लोराइड स्ट्रेट एक ही लाइन पर है, उस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा टेम्परेचर का। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज कर दे 10 डिग्री सेल्सियस कर देंगे तब भी उसकी जो सॉलिबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 30 होगी। 20 है तब भी 30 होगी, 30 फिर भी उतनी ही है, उसकी वो सॉलिबिलिटी सेम ही रहेगी। लेकिन अगर आप ये एग्जांपल देखें पोटेशियम नाइट्रेट, ये है पोटेशियम नाइट्रेट, ये लाइन है इसकी रेड वाली, ठीक है, ये इसकी क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट को अगर आप देखें, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस था तब उसकी सॉलिबिलिटी कितनी थी, 20। लेकिन जब आपने उसका टेम्परेचर कितना कर दिया, 10 डिग्री सेल्सियस, तब उसकी सॉलिबिलिटी कितनी हो गई है, थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। जब आपने उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया है तब उसका जो सॉलिबिलिटी है थोड़ी सी और ज्यादा हो गई, 30 समथिंग हो गई है। जब आपने उसका टेम्परेचर 30 कर दिया, अब यहाँ पे देखें 40 उसका सॉलिबिलिटी हो गई है। जब आपने उसका टेम्परेचर 40 कर दिया तो अब देखें, अब उसका ये यहाँ पर, ये यहाँ से यूं इसको देखेंगे ग्राफ से तो कितनी है, ऑलमोस्ट 55 समथिंग बन रही है उसकी सॉलिबिलिटी। जब आपने टेम्परेचर और इंक्रीज कर दिया, 50 कर दिया, अब उसका जो सॉलिबिलिटी है वो कितनी हो गई है, 70 हो गई है। इसी तरीके से अगर आपने 60 टेम्परेचर कर दिया तो 60 पे देखें ये कहाँ तक जा रहा है, 100 तक उसकी सॉलिबिलिटी हो गई है। अब आपने टेम्परेचर 70 कर दिया तो 70 पे ये देखें कितना हो गया इसका, 120। तो यहाँ से आपको समझ आ रही है ना कि जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे उतनी उसकी सॉलिबिलिटी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। इसी तरीके से केबीआर है, अगर आप देखें 10 डिग्री सेल्सियस है तो 10 डिग्री सेल्सियस पे उसका टेम्परेचर सॉलिबिलिटी कितनी थी, 59 समथिंग। जब 20 था तब कितनी थी, 60, और जब 30 हो गया तब 62, 63, 40 हो गया, 62, 63 इतनी है। अब आपने एकदम से जब उसकी टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, 70 कर दिया, अब उसकी सॉलिबिलिटी कितनी हो गई है, 80। तो इस तरीके से आपको पता चलेगा कि कुछ मॉलिक्यूल्स की सॉलिबिलिटी टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होगी, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स हैं लाइक फॉर एग्जांपल दिस वन सोडियम क्लोराइड, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा कि अगर उसकी टेम्परेचर आप जितना इंक्रीज करते जाएंगे उसकी सॉलिबिलिटी उतनी ही इंक्रीज उतनी ही रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉलिबिलिटी। अब इसी से रिलेटेड आपकी सेल्फ असेसमेंट है 6.9। ये आप ग्राफ से खुद वैसे देख लीजिएगा एक दफा, मैं भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, गाइड कर देती हूँ। एट व्हाट टेम्परेचर द सॉलिबिलिटी ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट एंड केबीआर इज सेम। पोटेशियम नाइट्रेट किधर है, KNO3 इसकी, और केबीआर की कौन से पॉइंट पर सेम है, तो वो कौन सा है यहाँ पर, दैट इज इस पॉइंट पर इन दोनों की सेम है, वो है 83 डिग्री सेल्सियस। 83 डिग्री सेल्सियस जहां पर ये दोनों लाइंस क्या कर रही है, मीट कर रही है, वो ये है 83 डिग्री सेल्सियस पे इन दोनों, इस टेम्परेचर पर इन दोनों की सॉलिबिलिटी क्या है, सेम है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज द सॉलिबिलिटी ऑफ केबीआर एट 45 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे पहले आप 45 डिग्री सेल्सियस देखेंगे, उसके बाद केबीआर की लाइन कौन सी है, दिस वन। तो 45 डिग्री सेल्सियस पर ऑलमोस्ट उसका जो सॉलिबिलिटी है वो है 80 डिग्री सेल्सियस, 80 ग्राम्स, 80 ग्राम इसका आंसर हो गया। अच्छा, अब इसी तरीके से इसका जो नेक्स्ट है, विच इज ग्रेटर एट 40 डिग्री सेल्सियस द सॉलिबिलिटी ऑफ सोडियम नाइट्रेट और सॉलिबिलिटी ऑफ केबीआर। सोडियम नाइट्रेट और केबीआर इन दोनों में से किसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा है, सोडियम नाइट्रेट, ये हो गया सोडियम नाइट्रेट और ये हो गया केबीआर। तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से 40 डिग्री सेल्सियस पर किसकी सॉलिबिलिटी ज्यादा है, केबीआर और NO। तो पहले आप केबीआर को देखें, केबीआर 40 डिग्री सेल्सियस पर उसकी सॉलिबिलिटी कितनी है, दैट इज ऑलमोस्ट 80 ग्राम्स। और NaNO3 की 40 डिग्री सेल्सियस पर कितनी है, ये 40 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें यहाँ से आप देखें तो ऑलमोस्ट 55। तो अब ये क्या आंसर आ गया, किसकी ज्यादा है, NaNO3 की सॉलिबिलिटी ज्यादा है।
आइडेंटिफाई फ्रॉम द ग्राफ द कंपाउंड whose solubility is little affected with increase in temperature। तो वो मैंने आपको बता दिया सोडियम क्लोराइड, क्योंकि उसकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, उसका कोई असर नहीं हो रहा टेम्परेचर चेंज का। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन है वो है